नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत और दिल को छूने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे सामने एक बेटी का लिखा भाषण है। सौम्या जोशी ने अपने पिता श्री B.R. जोशी के सम्मान में ये दिया था। अच्छा। मौका था श्री जोशी का नैनीताल बैंक से रिटायरमेंट का, 37 साल की सेवा के बाद। 37 साल? हाँ, और ये भाषण 30 सितंबर 2022 का है। तो आज हम ना इस भाषण के जरिए उन जीवन मूल्यों को, उन सबकों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बेटी अपने पिता की इतनी लंबी समर्पित यात्रा में देखती है। ये सिर्फ एक विदाई भाषण नहीं है, मुझे लगता है ये अनुभवों का एक निचोड़ है। बिल्कुल, एक पीढ़ी का अनुभव दूसरी पीढ़ी के शब्दों में। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले तो यही बात चौंकाती है, 37 साल। हाँ, ये तो है। श्री जोशी ने 25 अप्रैल 1985 से 30 सितंबर 2022 तक नैनीताल बैंक को दिए, मतलब लगभग 4 दशक। बाप रे, ये तो आजकल सोचना भी मुश्किल है। वही तो, आजकल तो लोग, आप जानते ही हैं, कुछ साल में ही नौकरी बदल लेते हैं। एक ही संस्था के लिए इतनी लंबी प्रतिबद्धता कमाल है। वाकई असाधारण है। 37 साल किसी एक जगह पर, इसका मतलब है आपने उस संस्था को बनते बदलते सब देखा है। आप उसके उतार चढ़ाव, उसकी संस्कृति सबके गवा रहे हैं। सही का। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, फिर ये आपकी पहचान बन जाती है, आपके जीवन का हिस्सा। इसमें वो गहराई होती है जो शायद आजकल की गिग इकोनॉमी में मिलना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और सौम्या बताती हैं कि ये सिर्फ वक्त देला नहीं था, समर्पण था पूरा। उन्होंने बचपन से देखा पापा को देर रात तक घर पे फाइलों पर काम करते हुए। अच्छा, मतलब काम घर भी आता था? हाँ, काम ऑफिस में खत्म नहीं होता था, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जरूरी पारिवारिक कार्यक्रमों में नहीं आ पाए हो। क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। तो ये किस तरह के समर्पण को दिखाता है? ये उस तरह का समर्पण है, मतलब जहां आपकी पेशेवर जिम्मेदारियां आपके व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ी हावी सी हो जाती हैं। जैसा सौम्या ने कहा भी, उन्होंने सीखा कि पूरी लगन से कड़ी मेहनत कैसे करनी है। ये सिर्फ घंटे पूरे करना नहीं है, ये काम के प्रति एक गहरी निष्ठा है, एक जिम्मेदारी का भाव है। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के समर्पण का पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या वो संतुलन बन पाता है? हाँ, ये संतुलन वाली बात तो अहम है, इस पर हम आएंगे। लेकिन पहले जरा उनके चरित्र और मूल्यों की बात करें। हाँ। सौम्या अपने पिता को बहुत ही साधारण और विनम्र व्यक्ति बताती हैं और कहती हैं कि ईमानदारी उन्होंने अपने पिता से सीखी है। ये गुण, सादगी, विनम्रता आजकल के दुनिया में कितने प्रासंगिक लगते हैं, जहाँ हर कोई खुद को आगे रखने की दौड़ में है। हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना। हम्म। एक तरफ तो कॉर्पोरेट दुनिया में आपको मुखर होना पड़ता है, हम्म। आत्मविश्वास दिखाना होता है। हम्म। वहीं दूसरी तरफ सादगी, विनम्रता, ईमानदारी, ये वो चीजें हैं जो लंबे समय तक चलने वाले भरोसे और सम्मान की नींव रखती हैं। सही बात है। हो सकता है इनसे आप तुरंत चमके नहीं, लेकिन इनसे जो रिश्ते बनते हैं, जो विश्वसनीयता बनती है, वो स्थायी होती है। और सौम्या का ये कहना कि उन्होंने ईमानदारी सीखी, ये दिखाता है कि ये मूल्य सिर्फ कहा नहीं गया, जिया गया है। बिल्कुल। बेटी ने उसे महसूस किया है। बिल्कुल। और सिर्फ ईमानदारी नहीं, मदद करने की भावना भी। भाषण में जिक्र है कि श्री जोशी हमेशा सबकी मदद करते थे, चाहे वो व्यक्तिगत मामला हो या पेशेवर। अच्छा। और वो भी, जैसा लिखा है, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी शिकायत के। ये थोड़ा, क्या ये व्यवहारिक है आजकल, जहां हर चीज का हिसाब होता है, बिना उम्मीद के मदद करना? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। देखिए, ये निर्भर करता है कि आप व्यवहारिक किसे मानते हैं। अगर मतलब सिर्फ तुरंत का फायदा या लेन देन है, तो शायद ये अव्यवहारिक लगे। पर अगर आप इसे मानवीय रिश्तों के नजरिए से देखें, एक अच्छा माहौल बनाने के लिहाज से देखें, तो ये बहुत कीमती है। बिना उम्मीद के की गई मदद का असर अक्सर सबसे गहरा होता है। ये एक ऐसा गुण है जो ना सिर्फ करने वाले को संतुष्टि देता है, बल्कि आसपास के लोगों में भी एक अच्छी भावना, सहयोग की भावना जगाता है। शायद श्री जोशी का ये व्यवहार उनके काम की जगह पर और उनके निजी रिश्तों की क्वालिटी का एक बड़ा कारण रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इन मूल्यों का असर देखिए अगली पीढ़ी पर। सौम्या कहती हैं, आज हम अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से स्थापित हैं तो आपकी वजह से। ये सिर्फ पैसे या आर्थिक स्थिरता की बात नहीं लग रही मुझे, ये उन मूल्यों की भी बात है जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि माता पिता जो नैतिक और चारित्रिक नींव देते हैं, वो कितनी जरूरी हैं।
पैसा जरूरी है, ठीक है, लेकिन जिंदगी में कामयाबी और सुकून के लिए सही मूल्य, सही सिद्धांत शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। सही। ये एक तरह से कंपस का काम करते हैं, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। सौम्या का ये मानना कि उनकी इस स्थापना में पिता का हाथ है, ये दिखाता है कि पिता ने सिर्फ सुविधाएं नहीं दी, बल्कि जीने का एक तरीका सिखाया। और इसी से जुड़ते हैं वो जीवन के सबक जो सौम्या ने सीधे अपने पिता से सीखे। और लिस्ट काफी अच्छी है। हाँ, क्या क्या है? ईमानदारी तो है ही, आत्मनिर्भरता, अपना काम खुद करना, किसी पर निर्भर न रहना। अच्छा। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान खींचती हैं, जैसे असफलता से घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखकर पिछली बार से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। अरे वाह! ये तो बिल्कुल वही लग रहा है जैसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये क्लासिक उदाहरण है। हार को अंत ना मानना, बल्कि सीखने का मौका मानना। ये लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साहसी बनना और जीवन में जोखिम लेने से न हिचकिचाना। अच्छा। ये थोड़ा पारंपरिक भारतीय परवरिश से अलग नहीं लगता, जहां ज्यादा जोर सुरक्षा पर होता है? हाँ, ये दिलचस्प है। पारंपरिक तौर पर तो सुरक्षा, स्थिरता, इसी पर जोर रहता है, लेकिन यहाँ जोखिम लेने और साहस दिखाने का प्रोत्साहन भी है। ये शायद एक संतुलित नजरिया दिखाता है। मतलब मेहनत और ईमानदारी की नींव तो हो, लेकिन उस पर खड़े होकर सोच समझकर जोखिम लेने का साहस भी हो। ये बच्चों को सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर ही नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को आजमाने और अपनी हदें बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और फिर दो और जरूरी सबक हैं। एक तो उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कौशल, ओह, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा जीवन में हमेशा सीखते रहने की प्रवृत्ति, मतलब सीखने की इच्छा कभी खत्म ना हो। ये दोनों ही सबक बहुत ज्यादा व्यवहारिक और दूरदर्शी हैं। सही। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आजादी देता है, सुरक्षा देता है, हाँ। और सीखते रहने की इच्छा, अरे आज के बदलते दौर में तो शायद ये सबसे जरूरी गुण है, प्रासंगिक बने रहने के लिए। बिल्कुल, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें, नए स्किल्स। हाँ, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। श्री जोशी का जीवन 37 साल एक ही जगह रहते हुए भी शायद इसी लगातार सीखते रहने का सबूत हो, क्योंकि इतने लंबे समय तक प्रासंगिक रहने के लिए खुद को अपडेट रखना ही पड़ता है। और सौम्या खुद मानती हैं कि एक कामकाजी पेशेवर होने के नाते अब वो इन सबकों की कीमत समझती हैं। कहती हैं, हाउ वैल्यूएबल एंड प्राइसलेस योर लेसन्स आर। हाँ, ये तो होता ही है। अक्सर ऐसा होता है ना? जब हम खुद उन हालात से गुजरते हैं, तब माँ बाप की बातों का असली मतलब समझ आता है। बिल्कुल, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। बचपन में मिली सलाहें कई बार थ्योरी लगती हैं, लेकिन जब आप जिंदगी की असली चुनौतियों से टकराते हैं, तब उनकी गहराई पता चलती है। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी का ज्ञान और मूल्य दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, और कैसे वो उनके लिए गाइड बन जाते हैं। इस पूरी कहानी में और एक किरदार बहुत अहम है, सौम्या की माँ। अच्छा। सौम्या उन्हें सफलता की रीढ़ कहती हैं, मानती हैं कि उनके बिना ये सफर मुमकिन नहीं था, उनके योगदान को अथाह बताया है। ये परिवार के समर्थन की बात है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पहलू है, खासकर जब एक साथी का करियर इतना डिमांडिंग हो, इतना वक्त मांगता हो, तो दूसरे साथी का जो सपोर्ट होता है ना, वो अनमोल होता है। सही। और ये सिर्फ भावनात्मक सपोर्ट नहीं होता, ये घर चलाना, बच्चों को पालना, एक स्थिर माहौल बनाए रखना, ये सब ठोस जिम्मेदारियां होती हैं। इसे कई बार अदृश्य श्रम भी कहते हैं, जो दिखता नहीं, पर जिसके बिना पेशेवर कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। श्री जोशी का ऑफिस के काम के साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभा पाना, जैसा सौम्या ने कहा, वो शायद इसी मजबूत साझेदारी की वजह से मुमकिन हुआ होगा। और सौम्या ये भी कहती हैं कि पिता ने ये पक्का किया कि बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। ये फिर से उसी संतुलन साधने की कोशिश को दिखाता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। हाँ। एक तरफ काम के प्रति गहरा समर्पण, दूसरी तरफ परिवार की जरूरतों का ध्यान। आसान नहीं रहा होगा यकीनन। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद होती है। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है, ये एक आदर्श स्थिति है। इसे पाना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब समर्पण इतना ज्यादा हो। शायद संतुलन से ज्यादा यहाँ एकीकरण शब्द सही हो। मतलब काम और परिवार कैसे साथ साथ चलते हैं, भले ही कभी एक चीज दूसरी पर हावी हो जाए। हाँ, ये बेहतर शब्द है। जरूरी यह है कि लंबे समय में दोनों को निभाया गया। जैसा कि सौम्या की बातों से लग रहा है, ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ एक इंसान की कोशिश नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की, एक यूनिट की कोशिश होती है। अब आते हैं इस सफर के अहम पड़ाव पर,
रिटायरमेंट। सौम्या अपने पिता को इस मील के पत्थर पर बधाई देती हैं और कहती हैं कि वो अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका में पदोन्नत हुए हैं। अरे वाह। कितना सकारात्मक नजरिया है ये। रिटायरमेंट को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, एक प्रमोशन की तरह देखना। ये वाकई बहुत ही सशक्त और आशावादी नजरिया है। अक्सर रिटायरमेंट को एक अंत की तरह देखा जाता है, एक्टिव लाइफ से अलग होना, या जैसे अब आप उतने उपयोगी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ भूमिका में पदोन्नति कहना, ये इसे एक नए अध्याय की तरह दिखाता है, स्वतंत्रता का, आत्मखोज का अध्याय। अब आपके पास वो करने का वक्त है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, अपने शौक, घूमना फिरना, परिवार, समाज सेवा। और बीटी का इस नई भूमिका को इस तरह स्वीकार करना, उसका जश्न मनाना, ये दिखाता है कि परिवार भी इस बदलाव के लिए तैयार है और सकारात्मक है। लेकिन साथ ही एक भावनात्मक पहलू भी है। सौम्या कहती हैं कि 37 साल बाद अलविदा कहना बहुत कठिन और भावनात्मक क्षण है। जाहिर है। इतने लंबे जुड़ाव के बाद अलग होना भावुक तो करेगा ही। हाँ बिल्कुल। 37 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उस संस्था से, वहां के लोगों से, उस रोज की दिनचर्या से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। सही। रिटायरमेंट का समय मिली जुली भावनाओं का होता है। भविष्य के लिए उत्साह तो होता है, लेकिन अतीत के लिए थोड़ी उदासी, थोड़ी नॉस्टैल्जिया भी होती है। ये पहचान का भी सवाल होता है कई बार। इतने साल आपकी पहचान आपके काम से जुड़ी थी, अब आप कौन हैं? इस भावनात्मक प्रक्रिया से गुजरना भी इस बदलाव का एक जरूरी हिस्सा है। और अंत में बेटी की शुभकामनाएं हैं, अपने जीवन का भरपूर आनंद लें, आगे एक लंबा और स्वस्थ जीवन, स्नेह और देखभाल। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? मतलब सौम्या जोशी के अपने पिता श्री BR जोशी के लिए दिए गए इस भाषण के विश्लेषण से कई परतें खुली। हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति का दशकों लंबा समर्पण सिर्फ एक संस्था के लिए नहीं होता, वो उसके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। हाँ। हमने ईमानदारी, विनम्रता और निस्वार्थ मदद जैसे मूल्यों का स्थायी असर महसूस किया, जो शायद किसी भी भौतिक उपलब्धि से ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि माता पिता जो व्यवहारिक जीवन के सबक देते हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, असफलता से सीखना, जोखिम लेना, सीखते रहना, वो बच्चों की जिंदगी को कैसे संवारते हैं, और समय के साथ उनकी कीमत और ज्यादा समझ आती है। हाँ, ये भी था। और पारिवारिक समर्थन, खासकर जीवन साथी की भूमिका, उसकी अहमियत को पहचानना, जो अक्सर सफलता की नींव होता है। और हाँ, रिटायरमेंट को अंत नहीं बल्कि एक नई सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखने का नजरिया भी बहुत प्रेरणादायक लगा। ये सब सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर होता है कि किसी व्यक्ति की विरासत, उसकी लेगेसी असल में होती क्या है। क्या वो सिर्फ पद हैं, उपलब्धियां हैं, या वो उन मूल्यों और प्रभावों में है जो वो अपने प्रियजनों और आसपास के लोगों पर छोड़ते हैं। यही पर एक गहरा विचार आता है। श्री जोशी की कहानी उनकी बेटी के नजरिए से हमें दिखाती है कि विरासत शायद उन अमूर्त चीजों में ज्यादा बसती है, चरित्र में, सिद्धांतों में, दूसरों की जिंदगी पर छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव में। सही। और ये हमें ये सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज की इस तेज तर्रार, लगातार बदलती दुनिया में, जहां शायद 37 साल एक जगह टिकना अकल्पनीय सा लगता है, क्या हम अब भी ऐसी गहरी, स्थायी विरासत बनाने के तरीके खोज सकते हैं? या क्या हमें विरासत की परिभाषा कोई नए सिरे से सोचने की जरूरत है? ये एक सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।